न्यूज राइट टू राइट में मैं शराफत अली आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के अंदर, और मेरठ के अंदर ये ग्राम पंचायत अफजलपुर पावटी पड़ता है, जहां पर हम मौजूद हैं। और यहां पर आदमी बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या माहौल चुनाव का चल रहा है और चुनाव में वो किस पार्टी की सरकार बनाना चाह रहे हैं और किसको अपना विधायक चुनना चाहते हैं। जी क्या नाम है श्रीमान जी आपका? मेरा नाम इंद्रपाल चपराना जी है। सर्वोदय इंटर कॉलेज क्रांतिकारी धन सिंह कोतवाल, जिसमें मैं कोषाध्यक्ष हूँ, और ग्राम अफजलपुर बड़ी पावटी का रहने वाला हूँ। जी बड़ी पार्टी के रहने वाले हैं आप। तो अब चुनाव का वक्त है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है जी। बहुत नज़दीक चुनाव है, चुनाव की डेट भी आ चुकी है, नॉमिनेशन आज से शुरू हो गए हैं। तो क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर चुनाव का? माहौल का जो यहाँ उत्तर प्रदेश में चल रहा है और हमारे आसपास में चल रहा है, मैं अपनी दिल की आवाज़ से कहना चाहता हूँ कि जात बिरादरी में बंटकर वोट नहीं करना चाहिए। जो अच्छा कैंडिडेट हो, अच्छा देखभाल आपके क्षेत्र में रखने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए। चाहे वो सपा सरकार हो या बसपा सरकार हो या बीजेपी हो, और चाहे लोकदल हो, कोई सी भी रली-मिली सरकार हो, लेकिन अपना नेतृत्व ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो साफ सुथरा नेता हो और धर्म पर वोट ना दिया जाए। ज़्यादातर वोट उन्हें दिया जाए जो क्षेत्र में देखभाल करते हैं और लोगों की आवाज़ सुनते हैं। क्षेत्र में देखभाल की बात जहां तक है, तो हमारे यहाँ विधायक थे जितेंद्र सतवाई जी, उन्होंने काफी विकास के कार्य किए। क्या आप उनसे संतुष्ट नहीं है? हाँ, उन्होंने भी किया जो उनके हित का काम है, थोड़ा बहुत उन्होंने भी किया। अगर ज़्यादा करते तो शायद उनका टिकट नहीं कट पाता, इसलिए उन्होंने कुछ काम कम किया मेरी नज़र में। और उनसे पहले माननीय गुलाम मोहम्मद जी भी यहाँ के विधायक हुआ करते थे, वो भी कहते हैं हमने विकास की गंगा इस विधानसभा में बहाई। जितना इस क्षेत्र में हमारे ग्राम अफजलपुर पावटी, बड़ी पांचली और दरेसपुर सेफला सिवाल खास क्षेत्र से जितना भी काम गुलाम मोहम्मद जी ने किया है, इतना किसी विधायक ने अभी तक नहीं किया। और शायद मैं समझता हूँ इतना कोई विधायक काम नहीं कर पाएगा जितना गुलाम मोहम्मद जी ने क्षेत्र में काम किया है। बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और काफ़ी अच्छी मेहनत की है, और सब वर्गों को साथ लेकर चलने वाले गुलाम मोहम्मद जी हैं। तो किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश में? मैं तो यही चाहता हूँ सरकार कोई सी भी बने, किसी की भी बने, साफ सुथरी सरकार बने। और गरीब जो जनता आजकल पिस रही है, जो अभी देखने को मिल रहा है, अगर भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अमीर को भी उसी रेट और गरीब को भी उसी रेट। अमीर तो अमीर हो गया और गरीब गरीब हो गया। कहाँ गरीब गरीब हो गया? राशन दे रही है सरकार, 3-3 हजार रुपये मजदूरों के खाते में डाल रही है, और बहुत सारी योजनाएं सरकार गरीबों के लिए निकाल रही है। ये तो अब अपने स्वार्थ के लिए दे रही है। कोई सी भी सरकार आए, वो अपने स्वार्थ में कुत्ते को टुकड़ा फेंक रही है, और फिर वो समय निकल गया, फिर वही फुटपाथ पे गरीब आ जाएगा, हम जैसा फिर वहीं रेंगते नजर आएंगे। आज मलाई मार रहे, कल को हमें छाछ भी नहीं मिलेगी। चलो बात करते हैं, कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव में एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस समाजवादी है, एक तरफ गठबंधन समाजवादी और लोकदल का है, एक तरफ बीएसपी है, और कहीं ना कहीं एक पार्टी बहुत दूर से आई है जो ओवैसी साहब की पार्टी है हैदराबाद से, और AIMIM जिसका नाम है, वो आकर यहाँ पर भाषण दे रहे हैं कि हम मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके इनके हिस्सेदारी की बात करेंगे। इनको ना नौकरियाँ दी जाती है, ना इनको किसी योजनाओं का लाभ दिलाए जाते हैं। सरकारें आती हैं, इनकी वोट लेकर चली जाती हैं और वोट के विकास के नाम पर इनका बेवकूफ़ बना देती हैं। देखो जी, ना तो जात बिरादरी पे मैं योगी से सहमत हूँ और ना ओवैसी से सहमत हूँ। जो जात बिरादरी की राजनीति करते हैं, मैं उनसे बहुत गुरेज रखता हूँ। मैं तो यही जानता हूँ रण मिल के सब धर्मों को लेकर चलना चाहिए। हम मुस्लिमों के साथ साथ शोषित, वंचित, दलित समाज जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो गरीब दबे कुचले, वो हमारे साथ आए, हम उनको आवाज बनकर एक आवाज उभरेंगे अभी और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। स्वामी मौर्य जी ने अभी 5 साल मलाई मारी, अब मलाई नहीं मिली तो उसे 5 साल के बाद वो सोतीतर जो पिछड़े लोग याद आने लगे। अभी वो एकदम से अपने कुछ विधायकों को लेकर उसमें सपा में आ गए। तो इसीलिए तो वो कह रहे होंगे साहब, जहाँ से जिसको टिकट मिलता है वो वहाँ भाग जाता है, और जो है
और जो है लोगों का लोग गरीब होते जा रहे हैं, उनका कोई ध्यान नहीं देता, वोट लेते हैं, बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं, और इस पार्टी में मलाई नहीं मिलती तो दूसरी में जाके मलाई लेती है, लेकिन जनता का कुछ नहीं होता। देखो, ये जो टिकट कटते हैं और लिए जाते हैं, ये उनके कटते हैं जो क्षेत्र में काम नहीं करता, और जब उनके टिकट कटते हैं वो दूसरी पार्टी में ज्वाइन करते हैं, चाहे वो बीजेपी में जाए, चाहे वो सपा में जाए, चाहे बसपा में जाए, चाहे कांग्रेस में जाए, उनके टिकट कटने की तो नौबत ही नहीं आएगी जब वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, क्षेत्र में लोगों से मिलेंगे, उनकी इतनी जान पहचान बढ़ेगी। अब उन्हें जनता ऐसी है सब। चलो एक बात और करते हैं ओवैसी के बारे में। वो ये कहते हैं कि हमारे जैसे काम पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई सांसद या कोई विधायक नहीं कर सकता। हम 20,000 बच्चों को स्कूल बनाकर फ्री में पढ़ा रहे हैं, और हमारे यहाँ हमारे बड़े बड़े 2 हॉस्पिटल चलते हैं, जो एक 2500 बेड का, एक 1800 बेड का है, और हमारी SPCS की तैयारियां और कोचिंग सेंटर और पुलिस आर्मी की तैयारियों के लिए सेंटर बनाए हुए हैं। ऐसा काम और सारे लोग क्यों नहीं करते? कहीं ना कहीं वो जनता को मूर्ख बनाकर उनकी वोट ले रहे हैं, और लोग उनके हम पे इल्जाम लगाते हैं। देखिए, वैसे तो मुझे अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि हम हैदराबाद मॉडल लेकर आएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आपको क्या बुराई है उसमें? वैसे मुझे ओवैसी काफी अच्छे लगते हैं, काफी पसंद भी लगते हैं, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। वो जात बिरादरी की जो है राजनीति करते हैं, मैं वो तो उनसे कहते हैं सहमत कि नहीं हम हूँ। सब समाज को लेकर साथ चलेंगे, मैं सब मजलूमों की आवाज उठाने कहीं ना के लिए कहीं तैयार मैं हूं। बीजेपी से भी सहमत नहीं हूँ। वो भी जात बिरादरी की राजनीति करती है। मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो बढ़ चढ़ के सारे वर्गों को साथ लेकर चलता है, मैं उनसे सहमत हूँ। जात बिरादरी को कहते हैं अक सब धर्मों को छोड़कर, सारे समाज को छोड़कर, और जात बिरादरी पे आदमी आ जाएगा तो ये देश नहीं, ये विदेश बन जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि जाति बिरादरी जब याद आती है जब हम चुनाव में आते हैं, और जब कहीं चेहरा मुस्लिम खड़ा हो जाता है तो हिंदू उसको वोट नहीं देते, वो सब बीजेपी की तरफ चले जाते हैं और उसको हरा देते हैं। जब कहीं चेहरा मुस्लिम आता है उसके साथ क्यों लगकर उसको नहीं जिताया जाता? देखिए, मैं गुर्जर समाज से ताल्लुक रखता हूँ, और मैं आपको बता दूं, मैंने अब तक जो अपने जीवन में कभी किसी को वोट नहीं दिया। अगर वोट दिया है तो सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल को वोट दिया है। लेकिन अगर मेरी समझ में गुलाम मोहम्मद सबसे बढ़िया नेता है तो मुझे उसे वोट देने में गुरेज नहीं है। मैं गुलाम मोहम्मद को 100 में से 110 अंक देता हूँ। अगर हमारे क्षेत्र से गुलाम मोहम्मद जी आएंगे तो मुझे हटाने वाला मुझसे कोई भी नहीं है। ना योगी हटाएगा, ना मोदी हटाएगा। मैं योगी मोदी की भी बुराई करना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने भी काम किया है सरकार में रह के। उन्होंने भी ये नहीं काम नहीं किया। हाँ, काम किया। लोग तो कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियों का हर साल वादा किया था, एक भी नौकरियां नहीं मिली। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। देश के उद्योग धंधे उन्होंने प्राइवेटेशन में दे दिए। आप कह रहे हैं कार्य किया है। देखिए, हमको इतनी आदत मांगने की पड़ चुकी है। अगर गवर्नमेंट हमें अपना कलेजा भी काट के दे देगी तब भी हमारा पेट नहीं भरेगा। कहीं ना कहीं किसान भी काफी नाराज नजर आ रहा है। हाँ, किसान भी नाराज और है। 1 साल तक वो वहां पर पड़े रहे दिल्ली की सड़कों पर जान किसान के लिए, और सरकार ये तानाशाही रूप धारण करके बैठी रही। जब चुनाव आया तो तब कहीं ना कहीं सरकार ने किसानों की बात मानी। किसानों की मांग जो सच्चाई थी वो कहीं ना कहीं किसानों ने वो मांग नहीं मांगी। किसानों का जो मेन मुद्दा है वो है सीधा सीधा गन्ना। और गन्ना तो जब ही है जब उनकी खेती बचेगी तभी तो वो गन्ना बो पाएंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे खेत को ही कब्जा करने, समायदारों को बेचने की बात हो गई थी कानून लाकर, और जब खेत ही नहीं बचेंगे तो गन्ना कहाँ से बोएगा? पहले तो खेत बचाने के लिए उन्होंने ये आंदोलन किया। देखो, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। मैं नहीं चाहता इतने बड़े किसान जो पंजाब में, हरियाणा में बैठे हैं, वो उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा किसान नहीं है। मैं अपने प्रदेश की बात कर रहा हूँ, अपने देश में रह के। हमारे जो प्रदेश में है वो 10, 20, 12 बीघे का और 50, 100 बीघे का किसान है। और मैं चाहता हूँ कि मेन मुद्दा गन्ना है, और गन्ना ये 16 जितनी बजाज की मिल है अभी तक साल से साल भिड़ गया और वो पेमेंट नहीं हो पाया गन्नों का। तो बताइए किसान क्या करेगा जिसके पास बाहर का लगावन नहीं है, जो डिपेंड इस खेती पे करता है, उसके घर में तो दाल रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे इस तरह से। तो मैं तो ये चाहता हूँ, और ये जो गाय उसे मोदी जी को भी पता होना चाहिए। जब वाराणसी में मोदी जी जा रहे थे तो लड़ते लड़ते गाय बिजार आपस में मोदी जी की गाड़ी के सामने भी आ गए। ये जो पशुपालन का जो बहुत बड़ा शोषण हो रहा है, कम से कम ये सोचना चाहिए सरकार को
अब जिन लोगों को हम इतना सरकारी माल खिला रहे हैं कि वो इनकी देखभाल कर भी रहे हैं या नहीं। गांव में किसान, हम छोटे मोटे किसान ज्वार बोने के लिए तरस गए, जई बोने के लिए तरस गए, और अब ईख को भी नहीं छोड़ रही गाय बिजार, ना सरसों को छोड़ रही, सबको बिल्कुल मलियामेट कर दिया। मैं उससे बहुत ज्यादा पीड़ित हूँ। 2 जगह चका रहे छोटे छोटे, दोनों जगह 20-20, 30-30 उन्हें ऐसा घेरना पड़ता है जैसे टांड पे कभी मक्का रखाया करते थे। तो योगी मोदी से हम कहीं ना कहीं यहाँ भी बहुत परेशान हैं। अब ये जो इन पशुपालन को इन्हें खुला छोड़ दिया, मैं चाहता हूँ अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सरकार अपने जिन लोगों को वो भत्ता देते हैं उन पे कड़ी कार्रवाई करे, उनसे पूछे कि ये जो पशुपालन है ये इधर उधर क्यों भटक रहे हैं। गांव का आदमी नहीं ला सकता। अब तो आचार संहिता लग चुकी है, अब कुछ नहीं होगा। अब तो चुनाव में वोट देकर सरकार बनाइए और तब अपनी शिकायत को आप रख सकते हैं। आप अपना नेता अब अच्छा चुनिए। अब मैं समाज से यही कहना चाहता हूँ, क्षेत्रीय लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपना सोच समझकर वोट ऐसे व्यक्ति को दे जो जात बिरादरी से ऊपर उठकर काम करेगा। किसी बुजुर्ग ने पूछा था, अगर नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, और मुट्ठी खोल कर देखी तो उसमें लिखा था तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। फिर जात बिरादरी में क्यों बट गया इंसान। आज हमें पूरे क्षेत्र में हमें अमेरिका से डर नहीं लगता, चीन से डर नहीं लगता, पाकिस्तान से डर नहीं लगता, अफगानिस्तान से डर नहीं लगता। अगर डर लगता है तो हमें सिर्फ अपने हिंदुस्तान से डर लगता है। आज हमारे देश के अंदर ही ऐसे ऐसे खुख्यार बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं जो वो जात बिरादरी के नाम पे कहीं अपना 2 नंबर का धंधा करते हैं और इस देश को खाने का काम करते हैं, इसे खोखला करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें पकड़ कर अंदर ठूसना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए।